Good होएगा morning, जैसे। sir. Okay, sir. ठीक है. Okay. Good morning to all of you, sir. Again. तो बेसिकली इनकम टैक्स क्लास और इनकम टैक्स में हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. मतलब ऐसा समझो कि हम लोग इनकम टैक्स का पूरा बेसिक एरिया कवर करने का कोशिश कर रहे हैं. मतलब इनकम टैक्स में सर ऐसे तो इनकम टैक्स इज ह्यूज थिंग है ना. इट्स ह्यूज थिंग. तो इतना बड़ा चीज़ को समझने के लिए उसका बेसिक बढ़िया से होना बहुत ज़रूरी है ना. तो हम लोग उसी पे लगे हुए हैं कि इनकम टैक्स का जो बेसिक्स एरिया है उसको डेवलप करें. तो लास्ट फ्यू क्लासेस में बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया. हाँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक डिस्कशन हो गया और आज क्या करना है, क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सभी चीज़ बात करेंगे. आज मैक्सिमम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे साहब, है ना. जैसे अगर मैं आपको इनकम टैक्स बेसिक्स में बात करूँ तो आप देख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको स्क्रीन शेयर है. सर प्लीज़ टेल मी, मुझे एक बार बता दो. क्या रे, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? Yes, sir. ओके सर, ठीक है. तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि इनकम टैक्स का जो ओवरऑल कंपोनेंट है वो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आपको मैं अलग अलग एक्ट क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ इनकम टैक्स के बारे में बता के रखा गया है वो आपको जानना था, वो मैंने बताया. इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस. ठीक है, जहाँ जहाँ इनकम टैक्स के बारे में आपको मेनली जानना चाहिए. इनकम टैक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, बट इसके साथ साथ एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट आता है, इनकम टैक्स रूल आता है, सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं. इसके थ्रू से आप इनकम टैक्स में अपडेशन ले सकते हो. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट लेवल में इनकम टैक्स अथॉरिटी के थ्रू से अपडेशन आता है, लीगल डिसीजंस मतलब लीगल केसेस जो भी बन रहा है वो सब. अच्छा, इस तरह से देखते देखते हम लोग अभी बात करना चालू कर दिए बेसिक क्वेश्चंस में. फिर धीरे धीरे हम लोग सर ये सभी चीज़ डिस्कस करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस, अलग अलग हेड्स के अंदर भी वापस जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जितना मेन 5 हेड्स है दैट इज आपको पता है ना आप लोगों को 5 हेड्स. जल्दी बोलो सर, क्या क्या 5 हेड्स है? कोई तो बताओ. 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है? income from other source, सैलरी, हाँ सैलरी, income from other source, हाउस प्रॉपर्टी, salary, house अदर property, सोर्स, ओके, business profession, capital gain, कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी, है ना सर. business profession. पीजीबीपी मतलब बिजनेस एंड गेन्स प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी. तो ये सभी हेड्स के बारे में आगे आगे डिस्कशंस करेंगे. फिर क्लबिंग्स है, स्पाउस, माइनर चाइल्ड का मैटर है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस है. ठीक है, फिर इस तरह से डिडक्शंस का एरिया है जीटीआई के बाद. ये सब चीज़ मैं लास्ट वीक आप लोगों को बता के रखा था. ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर भी बात हुआ है, जैसे एसएससी कौन है, असेसमेंट क्या है, पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होता है, इंडिया क्या है. सर इंडिया बताएंगे आज. ठीक है, इंडिया के बारे में आज या कल के क्लास में मैं आपको जरूर इंडिया बताऊंगा कि इनकम टैक्स में इंडिया क्या है. सर मतलब इतना दिन से हम लोग जो इंडिया जानते हैं वो इंडिया और ये इंडिया में फर्क है क्या? यस सर, फर्क है. ठीक है, तो एज पर द लॉ व्हाट इज इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी. मतलब इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, है ना सर. इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स के तहत भी इंडिया के बारे में जानना जरूरी है. सिमिलरली जब आप इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी या कस्टम्स का क्लास भी करोगे तो जीएसटी कस्टम्स के अंदर भी आपको बताया जाएगा कि इंडिया क्या है. एक्चुअली इंडिया दोनों का एंगल में सेम ही है. इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का जो मतलब होता है, जीएसटी कस्टम्स या इनडायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया का वही मतलब होता है. इन सिंपल टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या है आपको जानकारी लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है सर, कि व्हाट इज इंडिया. असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसके बारे में और क्या बताऊं सर, मैं रोज बताता रहता हूँ असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर. और फिर जाके आता है सर हमारा चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, मतलब इनकम टैक्स कब चार्ज होता है और उसका रेट क्या है. रेट के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके. उसके अंदर सारचार्ज, हाँ सर, इवन सारचार्ज का कैलकुलेशन भी चालू किया और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ मैंने डिस्कशन करना चालू किया. कुछ होमवर्क भी मैंने दे के रखा था. हाँ सर, होमवर्क था ना? हाँ सर. जैसे मुझे जितना याद आ रहा है मैंने आप लोगों को तो लास्ट 4 5 6 हाँ कुछ क्वेश्चन दिया था करने के लिए. ये क्वेश्चन था जिसमें ये क्वेश्चन हो गया था क्लास में. 12 लाख इनकम है और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं.
कोई 45 ईयर्स के हैं, कोई 63 ईयर्स के हैं, कोई 82 ईयर्स के हैं। 82, ये डेज नहीं है सर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। 82 ईयर्स के हैं, तो इनका इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आपको बताना था कि बताओ कि इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। और 115 बीएसई क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि उसमें डिस्काउंटेड रेट होता है, बट ये ऑफ्ट नहीं करेगा। मतलब हम लोग ट्रेडिशनल जो रूल है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं, मतलब जो रेगुलर रूल है। और ये डिस्काउंटेड रूल आप लोगों को आगे आगे यूज करना सिखाएंगे कि 115 बीएसई कैसे यूज करते हैं। बट जहां जहां क्वेश्चन मेंशन करेगा कि 115 बीएसई यूज नहीं करना है, तो आपको भी यूज नहीं करना है। से हम लोग और एक क्वेश्चन किया था, 3-4 क्वेश्चन हुआ था। 51 लाख याद है सर? 51 लाख का क्वेश्चन, हेलो, अगर कोई 51 लाख एनुअली इनकम हाँ करते सर। हैं, है ना, अगर कोई एनुअली 51 लाख से ज़्यादा इनकम करते हैं तो उनका टैक्स लायबिलिटी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, और उस पर सरचार्ज का कैलकुलेशन कैसे यूज करना चाहिए, ये भी मैंने करा दिया था। ये भी हो गया था 1 करोड़ 1 लाख का, है ना। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख, तो फिर आपका इनकम टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, और उसमें सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ। हाँ सर, मार्जिनल रिलीफ याद है ना, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। अरे बोलो, क्या आप लोगों को याद आ रहा है हाँ सर। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट? ओके। तो जैसे जैसे सरचार्ज यूज होता है वैसे वैसे सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आता है, कि सरचार्ज के साथ साथ आपको मार्जिनल रिलीफ भी यूज करना आना चाहिए, और वो भी हम लोगों ने देखा। और उसी हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए भी दिया था कि आप घर पे अगर किसी का इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उसका क्या लायबिलिटी होगा मार्जिनल रिलीफ के साथ साथ। क्या आप लोगों ने ट्राई किया सर? क्या आंसर आया? सर হয়ে গেছে। क्या आंसर आया बोलो? सर 70,55,750। 70,55,750। 750। 750 ना, 750 तो लिखा। हाँ सर। अच्छा, मेरे को सॉम्पल ने बताया हुआ है, और किसी का? और बाकी लोगों ने ट्राई किया, आंसर मैच किया? 7,55,750। मतलब अगर आप 2 करोड़, अगर आप है दादा। 2 करोड़, ओके रोशनी, रोशनी का भी हुआ। अगर आप 2 करोड़ 1 लाख इनकम करते हो तो गवर्नमेंट के घर में आपको 70,55,750 जमा करना होगा। अब समझ रहे हो सर? 2 करोड़ 1 लाख कमाओगे तो सरकार आपसे 70,55,750 लेगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं अभी आपसे करूँ क्या? हाँ अच्छा, चलो मैं करके देता हूँ। जिन लोगों ने घर पे ट्राई किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे को हेल्प करो, ठीक है, फटाफट अभी कर लेते हैं। हाँ सर, संपद, रोशनी, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा স্যার অল্টারনেটিভ দিয়ে করেছিলাম স্যার। अल्टरनेटिव 2। হ্যাঁ স্যার, অল্টারনেটিভ মেথডটা দিয়ে করেছিলাম স্যার। ठीक है सर, अल्टरनेट से कोई भी 2 मेथड मैंने सिखाया था, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। अल्टरनेट 2 अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो अल्टरनेट 2 में भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से 2 क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये वाला ट्राई किए थे। एज হ্যাঁ 26 স্যার। years, resident in India, has a total income of 4,40,000, comprising his salary income and interest on bank FD. Compute his tax liability for assessment year 22-23। ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है। इस तरह से और एक क्वेश्चन था ये वाला। मिस्टर दिनेश, एज 35 years, resident in India, has a total income of 4,80,000, comprising of long term capital gain, taxable under section 112। Compute his tax liability for assessment year 2023। हाँ बोल। হাতেরটা স্যার ঠিকঠাক মতো মনে হচ্ছে হয়নি স্যার। इलस्ट्रेशन 7 ठीक ठाक से नहीं हुआ है। ओके सर, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करूंगा, जिसका हुआ है वो मुझे हेल्प करे, और जिसका नहीं हुआ है वो मेरे साथ साथ करे, ठीक है। चलो तो पहले कौन सा करे सर? 2 करोड़ 1 लाख, क्या रे, क्या बोलता है? 2 करोड़ 1 लाख वाला पहले करे? হ্যাঁ স্যার, ওটাই তো আগে আসছে। আচ্ছা। चलो सर, फटाफट 2 होमवर्क कर लेते हैं, 2-4, उसके बाद आज भी कुछ क्वेश्चन करने का मेरा इच्छा है, इरादा भी। ओके सर, तो क्या करें सबसे पहले?
2 करोड़ 1 लाख तक का जितना होता है उतना करे। हाँ सर, ऑलरेडी बताइए। तो अल्टरनेट 2 कर लेते हैं, नो इशू। मैं आप लोगों को उस दिन 2 मेथड सिखाया था, और एक पहले वाला मेथड था, एक अल्टरनेट 2 करके भी सिखाया था, तो मैं अल्टरनेट 2 में मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम को देख रहे हैं वही अल्टरनेट ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। अच्छा, पॉइंट ए। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन 4 था, इलस्ट्रेशन 4 था। ओके सर, मुझे बताओ कितना टैक्स पे करना है। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना है ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है, 2 करोड़। सर 2 कोटी 1 लाख টাকা। यस सर, 2 करोड़ 1 लाख, है ना। अच्छा, आप लोगों को तो स्लैब याद ही होगा, ठीक है, फिर भी मैं याद दिलाते जाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, मैं आप लोगों को याद दिलाते हुए चलूंगा कि जब कोई इंसान 10 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं, कितना सर, 10 लाख से ज्यादा, 50 लाख, सॉरी 50 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं, तो उस पर सरचार्ज यूज होता है ना सर। ये तो याद ही है आप लोगों को। टैक्स लाइबिलिटी में मैं आप लोगों को सरचार्ज वगैरह सब बताया था। ये देखो, अगर आप 50 लाख से ऊपर जाते हो, 1 करोड़ से कम, तो 10% का एक्स्ट्रा टैक्स। अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा पर 2 करोड़ से कम कमाते हो, 15% सरचार्ज। और अगर आपका सरचार्ज, तो सॉरी, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम में आता है, तो आपको 25% का सरचार्ज देना पड़ता है। ओके, तो सर इस तरह का इनकम को, टैक्स को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं फिर से और मेथड बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है, तो जस्ट मैं सोल्यूशन पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 1 लाख। ठीक है, इसमें आप स्लैब वाइज फटाफट कैलकुलेट करो कि 2 करोड़ 1 लाख इनकम अगर है तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना होता है सरचार्ज के साथ। मतलब ऐसे करो ना, रुपीज अप टू 2 लाख 50 क्या है सर, नॉर्मल स्लैब क्या बताते हैं हम लोगों का इनकम टैक्स का। अगर आपका सर इनकम 2.5 लाख 2,50,000 तक है, नील। 2.5 लाख सर तक अढ़ाई आपको लाख। कोई टैक्स नहीं देना है ना सर। हाँ थैंक यू सर। सर। और 1 लाख থেকে 5 লাখ सर 5%। अप टू 2,50,000 एट द रेट नील, नो टैक्स टू गवर्नमेंट। फिर ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट तो 5%। 5%, जिसका वैल्यू होता है 12,500। 12,000। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट 20%, जिसका वैल्यू होता है 1 लाख। আর স্যার 10 লাখ থেকে এবার স্যার 2,01,00,000 উপর হবে 30%। ओके सर, अब जैसे जैसे हम 10 लाख क्रॉस करके आगे जाएंगे, 10 लाख टू 10 लाख टू क्या करें सर बोलो, 10 लाख टू 50 लाख जाए कि 10 लाख टू पूरा एकदम 2 करोड़ तक जाए। 2,01,00,000 পুরোটাই হবে। 2 करोड़ 1 लाख। ठीक है, 10 लाख से 2 करोड़ अब 1 लाख 30%। तक जाएंगे, इसके ऊपर क्या टैक्स रेट है सर, 30%। अब कितना होता है ये मुझे बताए थोड़ी। सर 57,30,000। संपत तो मुझे बता रहे, बिकॉज संपत ने किया तो फटाफट बता रहे, बाकी लोग भी कैलकुलेट करके मुझे हाँ ना जवाब दीजिए। अर्पिता, सौमन्विता, नील, बताओ सर। मैं सभी को पूछ रहा हूँ। 10 लाख टू 2 करोड़ 1 लाख, फ्रॉम 10 लाख टू 2 करोड़ 1 लाख, स्नेशिस जो डिफरेंस होगा इसके ऊपर 30% लगाइए, तो लगा के आपका आएगा, आप देखिएगा 57,30,000। नहीं बोला ना संपत। हाँ सर। ठीक है, पता है ना सर, इसका जो गैप है 10 लाख से 2 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़ 1 लाख का जो गैप है, मतलब फ्रॉम 2 करोड़ 1 लाख टू माइनस करो 10 लाख। ठीक है,
फिर उसके ऊपर लगाओ 30%, तो आपका आ जाएगा 57,30,000। এই অর্পিতা হয়েছে দেখ তো। অর্পিতার আওয়াজ আসছে না। অর্পিতা এটা মাইনাস করে দেখ, 2,01,00,000 থেকে 10 লাখ বাদ দিবি, ঠিক আছে? যেটা আসবে তার উপরে 30% লাগাবি, দিয়ে দেখ 57,30,000 আসছে কিনা। टोटल अब जो आया आपका ना, इसको टोटल करो, मतलब 1,12,500 और 57,30,000 कितना हो जाएगा सर? 58,42,500। 58,42,500, थैंक यू सर। क्या सरचार्ज लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, बिकॉज 2 करोड़ के ऊपर है, तो ऐड कर दो सरचार्ज। कितना सरचार्ज ऐड होगा? सर सरचार्ज 25% सर। अभी अभी आपको मैंने दिखाया, अभी अभी, हाँ अभी अभी दिखाया आपको कि अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा में चले जाते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड सरचार्ज, ठीक है? 25% वेयर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन इक्वल्स टू 5 करोड़। तो बढ़िया है सर। तो ग्रेटर एट द रेट 25% करके आप मुझे फटाफट बताओ सर कि कितना हो रहा है। सर 1,46,065। नहीं सर भूल बोला, 14,60,065। 14,60,625 ये है ना? यस सर। इसके ऊपर 25%, ठीक है? 58,42,500 के ऊपर 25%। दोनों को ऐड करके बताना कितना हो रहा है, दोनों को ऐड करके बताना। 73,73,03,125। 73,03,125, ठीक है ना सर? हाँ, कोई 73 डाउट लाख है? जीरो। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछेगा। ये ऐड हो गया सर, मैंने और कुछ नहीं किया। 58 लाख के साथ इसको जस्ट मैंने ऐड किया, मतलब प्लस किया, ठीक है? प्लस सरचार्ज हुआ। अच्छा, जैसे ही सरचार्ज ऐड हो गया, ए पॉइंट का काम खत्म सर, ठीक है? अब हम लोग बी पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ए पॉइंट का काम खत्म हो गया, अब हम लोग बी पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बी पॉइंट में हमें बताया जा रहा है टैक्स पेबल, मतलब बेसिकली ये सरचार्ज रहने से आपको कैलकुलेट करना होगा मार्जिनल रिलीफ आल्सो, है ना? तो दिस इज नॉट योर आंसर। जब जब सरचार्ज है, एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा इनकम के कारण आपका टैक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जितना एक्स्ट्रा हो जाता है ना उसको आपको मार्जिनल रिलीफ के तौर पे मिल जाता है। ये मैंने लास्ट वीक समझा के रखा। अगर बाई चांस किसी ने भी लास्ट वीक क्लास मिस हुआ है तो ज़रूर एक बार सरचार्ज का फर्स्ट क्लास कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे से मांगो को मैं दे दूंगा आपको लिंक क्लास का, आप उससे ज़रूर एक बार क्लास कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट रहेगा तो। मैं बस आज क्या कर रहा हूँ, मैं बस आज कैलकुलेशंस पे ध्यान दे रहा हूँ, सिखाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने लास्ट वीक सिखा दिया था। अच्छा, तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना? ऑफ रुपीज 2 कोटी। 2 करोड़, ठीक है? मतलब सर देखा यहाँ पर क्या खेल है, इसमें आपने 1 लाख ज्यादा इनकम किया तो आपका 25% का चार्ज लग गया, है ना सर? आपने 1 लाख ज्यादा कमाया, बात को ध्यान से सुनो सर, ठीक है? आपने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, इसके चलते चार्ज 15% से बढ़ के 25% हो गया, तो जिसके कारण आपका एक्स्ट्रा हो जाता है ना टैक्स का बर्डन, उसीलिए आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। तो क्या करना भी चाहिए उसके लिए कि 2 करोड़ तक अगर आपका इनकम होता, सर समझिए 2 करोड़ से 1 लाख ज्यादा कमाया तो सरकार आप पे 25% चार्जेज लगा रहे हैं। तो आपको देखना है कि कितना एक्स्ट्रा आपने कमा लिया। अगर आप 2 करोड़ तक कमाते, अगर आप 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक अगर आप इनकम करते तो आपको सरकार के घर में कितना टैक्स देना होता, ठीक है? ये बात है। अब कॉन्सेप्ट को समझो तो ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगा। सर अगेन अप टू 2 करोड़ तक का हिसाब किताब प्लीज टेल मी सर। सिंपल हो जाएगा ना? 12,500 और 1 लाख का तो कॉमोडी থাকবে স্যার। यस सर, मतलब अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील ग्रेटर देन 2.5 लाख।
greater than 2.5 lakh to 5 lakh at the rate 5%, that is 12,500. Greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate 20%, तो कितना हो गया? 5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस है 5 लाख, तो 5 लाख का 20% हो जाता है 1 लाख। ठीक है, फिर ग्रेटर देन 10 लाख टू कितना? 10 लाख से ऊपर कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? अभी 2 करोड़ तक करना है। ठीक है, अप टू 2 करोड़। ठीक है, 10 लाख टू 2 करोड़ एट द रेट 30%। क्या बोलते हो? तो बताओ कितना होता है? 57 लाख। सर हिसाब करके देखो, 10 लाख से 2 करोड़ का डिफरेंस कितना है? 2 करोड़ से 10 लाख को माइनस करो, 2 करोड़ से 10 लाख को माइनस करो, कितना होगा? 2 करोड़ मतलब कितना? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से माइनस हो जाएगा 10 लाख। 1 करोड़ 90। इसके ऊपर कितना परसेंटेज लगाएंगे? 30, 57 लाख आया सर? आया ना 57 लाख? तो इतना तक तो हो गया। अच्छा, क्या चार्ज लगाना पड़ेगा? है सर, हवे। तीनों के ऊपर टोटल करके चार्ज लगेगा ना? हाँ सर। तो टोटल करो। तो टोटल होते सर 58,12,500। 58,12,500। इस पे ऐड करना होगा चार्ज। लेकिन सर इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपको यही याद रखना है कि क्योंकि आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है पर 2 करोड़ से कम है, तो कितना चार्ज लगता है? सर 15%। 15%। ठीक है, तो बस जितना परसेंटेज चार्ज होता है उतना परसेंटेज चार्ज पुट करो सर, 15%। तो 58,12,500 के ऊपर 15% चार्ज लगाओ। सर 87,01,875। पागल हो गया? 58 लाख के ऊपर 15%, 87 लाख कैसे हो सकता है? सर भूल बोला सर, 8,71,875। 8,75,000 71,000 सर। 71,000। हाँ सर, 71,875। ठीक ठाक से बोल रहा है ना? तो मुझे करना है पड़ेगा। सर, ठीक है सर। सर 58 लाख का कंट्रोल করে ফেলেছে। 58,12,500 इसके ऊपर कितना परसेंटेज? 15। 15। सही बोला, 871,875। ठीक है ना सर? तो 871,875 दोनों को टोटल करें और आउटर में लिखिए टोटल कितना हो रहा है? 66,84,375। 66,84,375। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? विथ सरचार्ज 2 करोड़ का टैक्स। ठीक है, इफ यू अर्न 2 करोड़ देन यू हैव टू पे 66,84,375 टू द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर एक खेल है, आप बात को ध्यान से सुनिए कि खेल क्या है। सर खेल ऐसा है कि सर आपने जब 2 करोड़ 1 लाख के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया? देखिए यहाँ पर आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया? 1 लाख। कितना डिफरेंस हो गया टैक्स में? मतलब कहने का मतलब है 73,03,125 और 66,84,375 डिफरेंस करो। आपको बात समझ में आ रहा है? डिफरेंस करो ना, 73 लाख से 66 लाख लेस करो, 73,03,125 माइनस 66,84,375। सर 6,18,750। 6,18,750। सर जस्ट इमेजिन 1 लाख ज्यादा कमाने के लिए आपने 6,18,750 का आपको टैक्स देना है।
कुछ बात समझ में आ रहा है सर? जस्ट बिकॉज आपने 1 लाख ज्यादा कमाया तो आपका टैक्स लायबिलिटी 6,18,750 में ज्यादा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया है। यू अंडरस्टैंड ना? हेलो, क्या आपको बात समझ में आया सर? अब मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेस कितना टैक्स पे कर दिया आपने, वही आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप मैटर को समझते हो ना तो आप इजीली उसका जवाब के लिए भी समझ पाओगे, लेकिन बिना समझ के करोगे तो मुश्किल में रह जाओगे। तो बताइए सर, एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए एक्स्ट्रा कितना दे दिया आपने? अब यहाँ पर आपको पॉइंट सी आ जाएगा, तो पॉइंट सी में चलिए पॉइंट सी करते हैं और आपको एक्सेस टैक्स पेएबल के बारे में पूछते हैं। एक्सेस टैक्स पेएबल कैसे मिलेगा? ए माइनस बी करके, मतलब यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट करें ना, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ए से बी को हटाओ। ए में आपने 73,03,125 निकाला और बी में आपने 66,84,375 निकाला। तो ए से बी को हटाओ और देखो आपने कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया। वही मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया भी था, 6,18,750 है ना, 6,18,750। पॉइंट डी, सर पॉइंट डी में आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ का बात। सरकार आपको थोड़ा सा, आपको पहले जलाया, फिर नमक छिड़ाया, फिर बोल रहे चलो आओ थोड़ा मलहम लगा के देते हैं। समझ रहे ऐसा? पहले जलाया फिर नमक छिड़ाया, है ना, आपको जला फिर बोल रहे आओ थोड़ा सा मलहम लगा के देता है। हाँ, समझ रहे हैं ना सर? तो मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा? एक्स्ट्रा कितना दे दिया? 6,18,750। कितना एक्स्ट्रा के लिए? 1 लाख एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। तो 6,18,750 से जो 1 लाख आपने एक्स्ट्रा दिया, 2 करोड़ 1 लाख, ठीक है, उसको माइनस करो। ये 1 लाख क्या है? बिंग द अमाउंट ऑफ इनकम। ये 1 लाख क्या है? बिंग द अमाउंट ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़। तो 6,18,750 से आप 1 लाख को हटाते हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 5,18,750, ठीक है। हो गया आपका मार्जिनल रिलीफ। ये आपको देना नहीं पड़ेगा सरकार को, जितना एक्स्ट्रा हुआ वो एक्स्ट्रा टैक्स देने का जरूरत नहीं है। एकदम सर लॉजिकल है बात। टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा फिर? टैक्स पेएबल क्या हो जाएगा? पॉइंट ए जो है आपका, पॉइंट ए में आपने जो 2 करोड़ 1 लाख के ऊपर जो आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया था, वहां से मार्जिनल रिलीफ का जो अमाउंट है उसको माइनस करो। ए माइनस डी, ए माइनस डी मतलब माइनस डी में क्या है? 5,18,750 और ए में क्या था? 73 लाख। ऐसे ही आया था ना सर? 73 लाख 1 टू 73 लाख 3,125। तो चलो सर लिखो, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है टैक्स पेएबल ए माइनस डी। कोई तो बताए मुझे, ए माइनस डी करके कितना आ रहा है सर? क्या कोई कोई कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे ही करना पड़ेगा? किसी का आवाज तो नहीं आ रहा है? कनेक्टेड है या नहीं आप लोग? 67 लाख 67 लाख सर 84,375। 375 ये हमारा टैक्स पेबल आ रहा है। इसके साथ ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एडुसेस, ठीक है, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस @ 4% का कितना हो जाएगा? 2,71,375। तो ये सेस ऐड करके आपका टैक्स हो जाएगा बताओ
70 लाख 55,750. Thank you, sir. This is your answer. This is your answer. तो क्या जवाब निकला? जब कोई इंसान 2 करोड़ 1 लाख कमाते हैं तो सरकार के घर में 70,55,750 जमा करना पड़ता है। 70,55,750 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सरचार्ज देके और मार्जिनल रिलीफ लेके, सरचार्ज देके और मार्जिनल रिलीफ लेके। ओके, प्लीज मुझे बताओ सर, किसी का कोई डाउट? एनी डाउट सर? जिसके जो जेडी में लेट में ज्वाइन किया वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, जो लेट में ज्वाइन किया स्क्रीनशॉट ले ले, या बाद में क्लास देख के भी कर सकता है। सोमन, नीता, अर्पिता, रोशनी, आई थिंक सबको क्लियर है। नील, स्नेहाशीष, बोलो सर, क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके सर, यस सर। ठीक है सर। सर इलस्ट्रेशन और एक है जो आपको करना चाहिए था सर, ये वाला बताइए। अब फटाफट मुझे ये वाला बता दीजिए। जब इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर गया, जब इनकम मिस्टर डी का 5 करोड़ क्रॉस कर गया, एज जब इनका 37 है और इनका इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर गया, 5 करोड़ 1 लाख, पाँच करोड़ 1 लाख, बताओ सर क्या करे या ना करे? होगा? সম্পদ করেছিস এটা? কত আনসার এসছে? হ্যাঁ স্যার করেছি। কত আনসার 19 লাখ দাঁড়ান, না দাঁড়ান, 71,70,000 স্যার, 1,93,60,250। 1 crore 93 lakh 60,250। 60,250। ये संपद का जवाब आ गया। किसी और का आया ये जवाब? अरे अगर आया तो ठीक है, ना आया तो और ठीक है। चलो, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे। सर ये तो नाइंसाफी हो गया, आया तो भी ठीक, ना आया तो भी ठीक, तो फिर जिसका ठीक हुआ उसका क्या? सर उसको क्रेडिट गोज टू, ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसको डेबिट कर दे क्या? नहीं सर, वो बाद में क्रेडिट होगा उसका। आगे सीखो या पौरे सीखो, मतलब बाद में सीखो, बट सीखना तो पड़ेगा। ओके, लेकिन हम लोग अल्टरनेट मेथड से ही कर ले रहे हैं। हाँ सर, पॉइंट ए सर, टैक्स पेबल पहले निकाल लो, टैक्स पेबल पहले निकाल लो, इंक्लूडिंग सरचार्ज, सरचार्ज देके, इंक्लूड सरचार्ज, टोटल इनकम, ऑन टोटल इनकम कितना था? 5 करोड़ 1 लाख। ठीक है, मैं इसको अमाउंट में लिखना चाहिए, 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करें? अब इसका टैक्स लायबिलिटी फटाफट बता। संपद बताओ, संपद, रोशनी, कोई तो बताओ। हाँ सर, बोलो। हुआ बोल, कितना होगा? সাতটা স্যার, দেখি তো প্রথম থেকে করবো। 5 करोड़ 1 लाख कितना हो रहा है? मतलब इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए स्टेप क्या है? हाँ सर। आप तो স্যার 2.5 লাখ থেকে স্যার 5,12,500 মানে 5%, তার আগে অব্দি নীল 12,500, তারপরে স্যার হবে 1 লাখ। वेरी गुड सर। ठीक है, ये बोलते बोलते ना ऐसा हो जाना चाहिए जैसे आंख बंद करके भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, अच्छा 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट 20%, that is 1 lakh, and greater than 10 lakh to 5 करोड़ 1 लाख, है ना? इसका कितना होगा रे? 5 करोड़ 1 लाख से 10 लाख हटाओ और उसके पे पर 30% लगाओ। হবে স্যার, এটা এই
30% হবে স্যার, এটা সারচার্জ না তো। এটা 30% হবে স্যার আপনার 1,47,30,30,000। 1,47,30,000। वेरी गुड संपर्क, ठीक है। अब ये जो तीनों अमाउंट आया इसको ऐड करो, 1,47,30,30,000, 1,00,000 एंड 12,500, कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 1,48,42,500। वेरी गुड सर, 1,48,42,500, वेरी गुड। ये हो गया आपका टोटल। अब इस पे क्या होगा? 37% खर्चार्ज, कितना? 37%। इसके लिए आपको रूल याद रखना होगा ना कि जब किसी का इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो उस पर 37% चार्ज लगता है, ठीक है। 37% चार्ज लगता है, तो लगा दो सर सरचार्ज 37% लगा के बताओ, सरचार्ज @ 37%, बोलो। স্যার 54,91,725। 54,91,725 है ना, 725 यही बोला ना। दोनों को ऐड करें और मुझे टोटल करके बाहर बताएं, मतलब बाहर में कितना, आउटर में कितना लिखूं? 2,33,00,000, 2,03,34,225। वेरी गुड सर, 2 करोड़ 3 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 3 लाख 34,000 34,225। 225, 225। 34,225, चलो ठीक है, 2 करोड़ 3 लाख 34,225, वेरी गुड, ओके। तो ये तो हो गया सरचार्ज के साथ 5 करोड़ के ऊपर इनकम करने का हिसाब। लेकिन सर आपको एक चीज तो समझ में आ ही रहा है कि 1 लाख एक्स्ट्रा करने के कारण आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हुआ है, इसलिए आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो पॉइंट बी में टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹5 करोड़ तक करो। अगर आपका इनकम 5 करोड़ तक है तो फिर आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? सेम फॉर्मेट आएगा, मैं फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ। पहले के लिए 12,500 ये कॉमन है, फिर 1 लाख ये भी कॉमन है। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मतलब फ्रॉम 10 लाख से 5 करोड़ का डिफरेंस, 5 करोड़ से 10 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज 4 करोड़, हाँ 4 करोड़ 90 लाख, उसके ऊपर आपको करना है 30%, ठीक है। समझ में आया ये बात मेरा? सर अप टू 5 लाख नहीं, अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, और 10 लाख से 5 करोड़ का, ठीक है, मतलब 4 करोड़ 90 लाख पे 30%, कितना बोला? 1 करोड़ 47 लाख। हाँ सर, ये हो जाएगा आपका टोटल, 1,48,12,500। और इसके साथ सरचार्ज कितना आएगा? 5 करोड़ तक का सरचार्ज क्या है? 25%। 25%। अप टू 5 करोड़ तक का आपका सरचार्ज है 25%, तो वो भी ऐड होगा, बिल्कुल होगा। तो प्लस सरचार्ज हो जाएगा 25%। तो ये तीनों को ऐड करके 25% ऐड कीजिए सर, ये तीनों को ऐड करके 25% ऐड कीजिए, कितना बोला संपत? স্যার 3টে যোগ করে হচ্ছে 1,48,12,500। 1,48,12,500। उसके ऊपर 25% लगा, 3,70,000, না সরি 37,03,125। उल्टा पाल्टा क्या बोल रहे हैं? হ্যাঁ স্যার তাই হচ্ছে, 70,000 লক্ষ নিয়েছি। হ্যাঁ স্যার তাই হচ্ছে। 1 करोड़ 47 लाख, इधर हो गया 1 लाख, 1 करोड़ 48 लाख, तो 1 करोड़ 48 लाख मेरे 1 करोड़ 48 लाख 12,500, ठीक है। 1 करोड़ 48 लाख 12,500, इसके ऊपर आपको लगाना है 25%, बताओ ना कितना होगा?
আচ্ছা এটাই তো আসছে 37,03,125। 1,48,12,500 into 25%, 25। 37,03,125 হ্যাঁ प्लस স্যার, इक्वल्स टू कर दो। এটা স্যার যোগ করে হচ্ছে 1,85,15,625। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ तब से, ठीक है कि টোটালটা বলছিলাম। हाँ हाँ वो इसीलिए मैं मैच नहीं कर रहा हूँ। टोटल चार्ज ऐड करके आपका हो जाएगा 1,85,15,625, 5। ठीक है ये विथ चार्ज। अब आप मुझे ये बता दो, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट बी में जो मेहनत करना था वो मेहनत कर लिए। अब पॉइंट सी में मुझे इतना बता दो कि एक्स्ट्रा 1,00,000 के लिए आपने एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया। एक्स्ट्रा 1,00,000 इनकम करने के लिए यहाँ जो एक्स्ट्रा 1,00,000 कमाने के लिए एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया, एक्सेस टैक्स कितना पे कर दिया। ए माइनस बी करें तो निकल जाएगा, ए माइनस बी करे तो निकल जाएगा। ए माइनस बी करने से आपको पता चल जाएगा 20,00,000 2,03,34,325 एंड 1,85,15,625। इनको माइनस कीजिए आपको पता चल जाएगा। স্যার 18,18,600। 18,18,600 ओके ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेस टैक्स पेबल। जैसे आपने एक्सेस टैक्स पेबल निकाल लिया फिर आपका क्या काम होगा, मार्जिनल रिलीफ आएगा। अब मार्जिनल रिलीफ में क्या करना है आपको, 18,18,600 जो आपका आएगा इससे आपको 1,00,000 माइनस करना है ना। तो ये 1,00,000 माइनस करके जो वैल्यू होता है वो आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाता है। मतलब सरकार के घर में आपको 17,18,600 जमा नहीं करना है ना। ये मार्जिनल रिलीफ मिल गया आपको, पहले जलाया फिर नमक छिड़ाया फिर और जला फिर बोला रिलीफ ले लो, ठीक है। 17,18,600 का। तो सरकार को टैक्स कितना देना है सर, सरकार को टैक्स স্যার कितना এ देना है। মাইনাস বি। हाँ बोलो। স্যার এ মাইনাস ডি হবে তো স্যার। ए माइनस डी, तो टैक्स पेबल हो जाएगा पॉइंट ए में जो अमाउंट आया आपका उससे माइनस कर दो पॉइंट डी को, मतलब मार्जिनल रिलीफ को, ठीक है। तो ए में आपका वैल्यूएशन था 2,03,34,225 माइनस हो जाएगा 17,18,600। किस वजह আপনার से অ্যান্সার আসবে 1,86,15,625। 1,86,15,625। इसके ऊपर ऐड क्या होगा, স্যার হেলথ এন্ড এডুকেশন। एडू एंड हेल्सेस @4%। এটা इसके হবে ऊपर স্যার 7,44,625। 744,625 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ये दोनों ऐड कर दोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। 1,93,60,250। 193,60 ठीक, ठीक है सर, समझ में आ गया। बताओ सर, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं कर पाया था या नहीं हो पाया था क्या सबको क्लियर हुआ। अर्पिता, सौमन्यता, बोलो सर, नील, रोशनी, रोशनी का तो हुआ है ओके, बाकी सबका हो गया, समझ में आ गया। ऋषभ बोलो, स्नेहाशीष, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, क्या आप लोगों को समझ में आया, इतना तो बता दो मुझे।
है दादा। सर है सर। ओके सर, ठीक है। तो अगर किसी का इनकम इस तरह से एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा इनकम करते हैं, तो उसको सरकार के घर में इस तरह से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मतलब होमवर्क में भी दिया था और अभी कर भी लिया। सर 2 और क्वेश्चन था, इजी इजी है बट बेसिक्स में आपको मैं वही सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सर आपका एज 26 साल है, आपका नहीं राघव का, और राघव भारत का रेसिडेंट भी है। रेसिडेंशियल स्टेटस इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। तो राघव 26 ईयर्स है, रेसिडेंट इन इंडिया है, हैज ए टोटल इनकम ऑफ 4,40,000 कंप्राइजिंग हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, ठीक है। मतलब ये जो इनकम है इसमें सैलरी भी कमाया और कुछ बैंक एफडी से इंटरेस्ट भी कमाया। ये नहीं बताया कि बैंक एफडी से कितना कमाया, सैलरी से कितना कमाया, डजेंट मैटर सर। अगर बोलेगा नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। अगर बोलेगा तो फिर देखा जाएगा कि भाई बैंक एफडी में कितना टैक्सेबल होता है कितना नहीं, वो आपको मैं आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 22-23, आपको बस इतना बोला है कि 4,40,000 अगर एक इंसान का इनकम है तो उसका टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा। चले, নীল হবে। क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? সেটা নীল হয়ে যাবে তো স্যার। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसको रिटर्न फाइल करना चाहिए? 4,40,000 अगर इसका इनकम है तो ফাইলটা তো করতেই হবে, করে তো স্যার ডিবেট পাবে, সেন্টার মাইনাস হয়ে যাবে। थैंक यू सर, रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी किसके लिए नहीं है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी नहीं সেটা है? 2.5 লাখের কম হলে স্যার। थैंक यू सर, जब 2.5 लाख के नीचे का होगा या अप टू 2.5 लाख होगा तो जरूरत नहीं है। 2.5 लाख के ऊपर इनकम जाने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है, करना पड़ेगा सर। और जब आपका इनकम 4,40,000 है तो आपको बिल्कुल करना है। लेकिन सर आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो और आपके पास कोई आया है कि भाई 4,40,000 इनकम हुआ मेरा, या फिर इनकम आपने कैलकुलेट किया और उसका टैक्स लायबिलिटी देने के लिए आपको बोल रहा है, तो क्या करोगे? सर कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राघव, ठीक है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राघव। आप लोग कभी देखे हो सर इनकम टैक्स कैलकुलेशन पेज कैसे देखने में होता है? एक्नॉलेजमेंट पेज होता है, देखते सर, अगर मिल जाता है ना मैं आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेट किया हुआ अगर कुछ मिल जाए तो अभी भी आपको दिखा देता हूँ। ITR भी बोलते हैं, इसमें भी आपको ऐसे दिखेगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है सर इमेज? एक बार मुझे बताइए तो। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। ये देखो सर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, ITR भी कहा जाता है, ठीक है, ITR भी। अब इसमें जिसका भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाता है ना, उसके बाद इसका डिटेल्स वगैरह यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह आ जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें ये सब कुछ एड्रेस वगैरह है, ठीक है, पैन नंबर वगैरह यहाँ शो करता है, यहाँ असेसमेंट ईयर दिखा देता है, ठीक है। और यह देखें आप, जो जो बेसिकली एनालिटिकल काम है, ठीक है, जिसके लिए CA CA में जाने जाते हैं, ठीक है, एनालिटिकल वर्क कैलकुलेट करके बिठाना है, ठीक है। ये देखो सर, देख पा रहे ग्रॉस टोटल इनकम, हेलो, फिर देखो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, তো সবই हाँ बोलो। এখানে সবই কল আছে, মানে স্যার শুধু অ্যামাউন্ট গুলো ইনপুট করতে হবে আর কিছু কাজ নেই। यस सर, आपको अलग से कैलकुलेट करके अकाउंट्स मेंटेन करके, अगर बिजनेस इनकम है तो उसका एक अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। जरूरत पड़ने से CA का ऑडिट भी चाहिए होगा तो वो भी देना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर बीपी नहीं है, सैलरी है, तो फिर फॉर्म 16 से काम हो जाता है। अगर कैपिटल गेन वगैरह है तो उसका जो भी गेन किया उसका रिसिप्ट लाओ, उसको देख के गेन गेन का जो भी है वो पुट कर दिया जाता है। तो ओवरऑल आपको पहले जीटीआई कैलकुलेट करना होता है, फिर डिडक्शन वगैरह अगर कुछ मिलेगा तो वो पुट करना होता है, फिर ऑटोमेटिकली टोटल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ लॉस ही फेनी है, अगर पुराना कुछ लॉस है जो एक्सटेंड होके आ रहा है, ठीक है, अगर सरकार की तरफ से कुछ टैक्स पे करना, मतलब अभी टैक्स पे करना है तो वो अमाउंट इधर दिखेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कुछ पेबल है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो एडवांस टैक्स वगैरह कुछ पेमेंट है, टीडीएस टीसीएस का, जो लोग टोटल इनकम का क्लास किए हो उनको जरूर पता होगा। फिर आपको यहाँ पर देखो टैक्स पेबल का कॉलम दिखेगा। अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स एडवांस टैक्स पेमेंट है और अगर आपने पहले एक्स्ट्रा टैक्स देके रखे हो तो सरकार आपको रिफंड कर देगा, और अगर आपसे सरकार डिमांड करेगा तो वो डिमांड नोटिस भेज देगा। ठीक है, बस इस तरह से काम चलता है, कुछ नहीं है। फॉर्म का जब रिटर्न फाइलिंग का सीखोगे ना सर, वो बहुत आसान काम है। मेन काम तो जो आप लोग अभी क्लास में सीख रहे हो यही, ठीक है, मतलब इसका नॉलेज रहेगा तो वहां पर तो सर बस कुछ दिनों का खेला। ठीक है, 1 महीना 2 महीना काम करोगे ना, पूरा चीज एकदम ना दिमाग में घुस जाएगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेन बात जो है वो जो पूरा पूरा ये जो डिटेल्स दिखा है ना सर, इसी को तो जानना है आपको। ठीक है, ये जो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, ठीक है, यही वाला जगह है जिसके लिए आपका पूरा इनकम टैक्स इसके अंदर छुपा हुआ है। इफ यू नो दिस प्रॉपरली, देन कौन आपको रोकता है इनकम टैक्स के एक्सपर्ट बनने से। बात समझ में आ रहा है सर? बाकी सब ऑफिशियल डेटा होता है, यही एक जगह है जो आपको इनकम टैक्स एक्सपर्ट बना देता है, और कुछ नहीं। बस इसी के लिए तो इनकम टैक्स पढ़ाई करते हैं हम लोग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना नॉलेज होता है, सीएमए होता है, सीएस को होता है, लॉयर्स को भी होता है। ठीक है, जो बेसिकली इनकम टैक्स को लेकर चर्चा करने में माहिर माना जाता है। बाकी आज के डेट में बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि वो इनकम टैक्स प्रिपेयरर बने। ठीक है, बीकॉम करके अगर किसी को सीए नहीं करना है, सीएमए नहीं करना है, सीएस नहीं करना है, ठीक है, हो सकता है कि किसी को इतना मेहनत करने में इच्छा नहीं है, फिर भी उसको अगर नॉलेज है वो इनकम टैक्स प्रिपेयरर का एग्जाम देके वो इनकम टैक्स प्रिपेयरर का सर्टिफिकेट लेके वो भी कर सकते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी सराउंडिंग अस। ठीक है, हमारा हर एक सब्जेक्ट, जैसे ये टैक्स के क्लास में टैक्स का अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया, कुछ देर पहले मैं स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन समझा रहा था जिसका मार्केट में जॉब डिमांड बहुत है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डिमांड है सर, अकाउंट्स का अलग डिमांड तो है ही मार्केट में, सबको पता है। फाइनेंस का क्या डिमांड है, कॉस्टिंग का क्या डिमांड है। तो डिमांड पता चलेगा तो आपको पता है ना कि क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ना है। ठीक है, ये एक बार पता चल जाए ना सर, बाकी काम आप लोग खुद करोगे। प्रॉब्लम यही है कि जब हमें यही नहीं समझ में आता कि करना क्यों है, किस लिए, किस बात के लिए, तब मुश्किल हो जाता है, मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़े सर। कहाँ बढ़े, बढ़ते बढ़ते पागल हो जाएंगे सर। टैक्स ऑन टोटल इनकम, इसमें एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर बना लेते हैं और एक अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो इनकम टैक्स में ना कोई ऐसा फॉर्मेट तो प्रॉपरली है नहीं, बट फॉर्मेट बस वो रिटर्न फाइलिंग का फॉर्मेट होता है। कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, बट ऐसा कैलकुलेशन करो ताकि अगले को समझ में आए सिंपल तरीके से, प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 4,40,000। ठीक है, क्या होगा 4,40,000 पे, बोलो 4,40,000 पे कितना टैक्स देगा? अप टू স্যার 2.5 লাখ অব্দি ছাড়া 2.5 লাখ থেকে 4,40,000 অব্দি হবে স্যার ট্যাক্স अब तो 2.5 लाख 9,500 तक नहीं ले, और 2.5 टू 4,40,000 है ना, 2.5 लाख टू 5% 4.4 लाख कितना है 5%। 9,500 হবে স্যার 9,500 समझ में आया सर सबको? ठीक है, तो जैसे ये 9,500 आ गया, अभी आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा, या मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पर आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। तो 4,40,000 तक अगर आपका इनकम है तो आपको सरकार के घर में 9,500 जमा करना है। ठीक है,
लेकिन করতে হবে না लेकिन करने का जरूरत नहीं है। স্যার क्यों? 5 লাখের কম ইনকাম হয়েছে তো স্যার রিপোর্ট পাবে 12,500 रिबेट मिल जाएगा, ठीक है, रिबेट मिल जाएगा सर, बिकॉज आपका इनकम 5 लाख से भी कम है, तो सरकार का मानना है कि जिसका इनकम 5 लाख से कम है उनसे क्या टैक्स लेना, ठीक है, सरकार आपको छोड़ देता है, ठीक है, बिकॉज आप एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के काउंट हो गए, ठीक है, और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए सरकार का ये बेनिफिट है, ठीक है, देना भी चाहिए सर, अगर मुझे पूछोगे तो ऑब्वियसली देना चाहिए, बिकॉज हमारे देश का सिस्टम इसी हिसाब से चलता है, ठीक है। तो 87A दिखाई दे रहा है सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू ₹12,500, अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख। तो अगर आप 5 लाख तक इनकम करते हो तो आपको 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर बताओ, जल्दी बोलो, 12,500 माइनस कर दे क्या? না স্যার না স্যার 9,500 মাইনাস হবে ये স্যার 12,500 माइनस 9,500 মাইনাস करके, হবে 12,500 माइनस करके इसको नेगेटिव में शो करें क्या, मतलब क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं सर, যতটা আছে ততটাই তো মাইনাস হবে। थैंक यू सर, ठीक है, স্যার যতটা আছে ততটাই স্যার মাইনাস হবে यस सर, वेरी गुड, अप टू 12,500, ठीक है। एक्चुअली बहुत लोग ये गलती करते हैं, एक्चुअली वो ना अप टू भूल जाता है, उसको लगता है रिबेट तो 12,500 का है, चलो मारो 12,500, मैं देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को, ठीक है। ইনকামই 9,500 তো 12,500 কি করে মাইনাস? हाँ एक्चुअली वही तो ना, प्रोविजन पढ़ने के टाइम पे स्टूडेंट क्या गलती कर देता है, वो अप टू वर्ड भूल जाता है, फिर उसको लगता है कि अच्छा तो फिर नेगेटिव इनकम टैक्स हो गया ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ, यू आर राइट सर, आप लोग सही बोल रहे हो। तो टैक्स लाइबिलिटी 9.5 है, तो आपको मैक्सिमम 9.5 का रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो 9.5 से 9.5 चला गया तो बचा कितना, ठीक है, बोलो सर, समझ में आ गया रिबेट? ओके, तो सर बेसिक्स में ये तो समझ में आ गया टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता कैसे, बेसिक्स में ये समझ में आ गया सरचार्ज कैलकुलेट करता कैसे, बेसिक्स में आपको ये समझ में आ गया मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और होता क्या है, और आपको ये भी समझ में आ गया रिबेट क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सही बोला? हाँ सर, ये सब बेसिक्स का इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट मैटर मैं आपके साथ पहले तो प्रोविजंस डिस्कस किया, फिर मैंने आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन है, चलो वो भी कर लेते हैं। ये क्या गलती कर दी है, चलो, मिस्टर दिनेश जिनका एज है 35 साल, रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट, बार बार रेसिडेंट रेसिडेंट काहे चिल्लाते हैं, है ना, आपके मन में चल सकता है कि क्वेश्चन के अंदर सर ये रेसिडेंट रेसिडेंट क्यों चिल्लाते हैं। सर डोंट वरी, आपको इसके बाद मैं रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का ताकत क्या है, ठीक है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ क्या, रेसिडेंशियल में रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो सीरियसली सर, मतलब इनकम टैक्स में इतना वाइटल पॉइंट है रेसिडेंशियल स्टेटस, किससे सरकार टैक्स लेगा और किससे सरकार टैक्स नहीं लेगा, किसको सरकार रिबेट देगा और किसको सरकार रिबेट नहीं देगा, किसको सरकार बेनिफिट देगा, किसको सरकार बेनिफिट नहीं देगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पर, ठीक है, जो हमारा आगे का विषय रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वही सब चीज समझते जाएंगे सर। तो फिलहाल रेसिडेंट को छोड़ो, इतना तो समझ गए कि रेसिडेंट होगा तो सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट के केस में देखना पड़ेगा भारत से इनकम हुआ है कि नहीं, अगर इनकम में भारत है तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, अगर इनकम में भारत नहीं है तो वो देखने लायक है कि भाई कंडीशन फुलफिल करेगा तो देगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मतलब अगर भारत से इनकम का कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर भारत में टैक्स देने का बात नहीं आएगा जो नॉन रेसिडेंट होता है, ठीक है। बट अगर नॉन रेसिडेंट का कोई कनेक्शन बन जाता है भारत के साथ इनकम के बारे में तो फिर उसको भारत में टैक्स देना होगा।
और अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो और आप दुनिया में कहीं पर भी कमाओ, भारत को तो टैक्स देना ही होगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर दुनिया में कहीं भी कमाएं तो क्यों भारत को देना है? सर ये तो रूल है, देना पड़ेगा। अगर रूल को छोड़ के थोड़ा सा अगर मैं आपको ज्ञान का बात करूं तो कुछ ऐसा बात है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा फेमस लाइन है ना, सुना है आप लोगों ने? एक बहुत ही फेमस लाइन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। वो गाना जब भी सुनता हूँ मेरे दिमाग में ही ये वाला लाइन आ जाता है कि ओ अमर देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। हाँ, ये वाला गाना सुना है आप लोगों ने? ओ अमर देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। उसमें एक लाइन आता है, बोलता है कि জানি না গো অনেক কিছুই নিয়েছি গো মা তোমার, তবু জানি ने गो की बा तुम्हारी दिएছি माँ। इट्स लाइक दैट। मैं एग्जैक्टली लाइन भूल गया अभी। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली कहना ये चाहता है रविन्द्रनाथ टैगोर दैट कोई उस गाने में कि इस देश से हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, है ना? जब से जन्म लेते हैं इस देश का सिर्फ लेते ही हैं। हाँ, इस प्रकृति का, नेचर का, समाज का, हम लोग समाज से लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस लेते रहते हैं, लेकिन रिटर्न में देते क्या है? ठीक है, तो वही बात आ जाता है। ठीक है, कि भाई सरकार को टैक्स देना उसी का एक पार्ट है। ठीक है, कि इतना ले रहे हो, इतना रिसोर्स से ले रहे हो तो फिर कुछ वापस करो। ठीक है, नहीं तो आगे का जनरेशन के लिए बचेगा क्या? हाँ, क्या डेवलपमेंट का क्या होगा? बस ऐसा कॉन्सेप्ट मान सकते हो। सर रूल्स रेगुलेशंस इसी तरह बना क्या? हाँ सर, रूल्स रेगुलेशन इसी तरह बना। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को मन हुआ रूल्स बना दिया, ऐसा नहीं है। ये सब देश चलाने का एक प्रक्रिया है। अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो, नहीं तो बस क्या है ना, जिंदगी भर हर एक चीज को ना नियम सोचते सोचते पागल हो जाओगे। नियम का जस्टिफिकेशन कभी दिमाग में नहीं आएगा। जैसे रेसिडेंट বা हाँ बोलो তো মানে রেসিডেন্ট হোক বা নন রেসিডেন্ট, কিন্তু সিটিজেন তো ইন্ডিয়ারই আছে না, তো এই তো নয় যে বাইরের দেশের সিটিজেনশিপও পেয়ে গেছে, তাই সরকারের, ইন্ডিয়ার সরকারের এটাই আছে এখন, সরকার যেটা রুল বানাবে ওদেরকে তো মানতেই হবে। ऑब्वियसली मैं क्या बोल रहा, मैं तुम मेरा बात नहीं समझे सर। मैं बोला कि रूल्स जो बनाया जाता है ना, रूल्स बनाया जाता है देश के हित के, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मतलब रूल्स ऐसे नहीं, आज नहीं, रूल्स हमेशा से बनाया जाता है, बट हर एक रूल्स के पीछे कुछ बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द सोसाइटी, इस कारण रूल बनाया जाता है। वही मैं समझाने का कोशिश किया। जैसे वो रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना मैं क्यों बोला कि इतना सारा चीज हम लेते हैं इस देश से, लेकिन देश को वापस देता क्या है? नहीं है, तो वही जब इंसान खुद से नहीं समझता है तो रूल बना के उनसे लिया जाता है ना? इंसान का क्या है, हम लोग इतना सेल्फिश हो जाते हैं, बस अपना समझते हैं, दुनिया का छोड़ो यार, खुद का चल जाए, बाकी का क्या है। मतलब ये मैक्सिमम लोग ऐसे ही है सर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं खुद भी इसी कैटेगरी में आ जाऊंगा शायद। ठीक है, तो बात ऐसा है कि क्या वापस क्या दिया सरकार को, देश को क्या दिया? ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि समाज सिस्टम बेसिकली ये सब स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड है। अब सर कोई बोलेगा इनकम टैक्स को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके आप मजाक मत बनाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। কিন্তু ম্যাক্সিমাম রুল গুলো তো স্যার এখন পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য। क्या, मैं नहीं समझा ये मैक्सिमम रूल পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য এখনো বানায় সব যারা বড় বড় এরা। पर्सनल बेनिफिट के लिए करता है? पर्सनल बेनिफिट कहाँ है यहाँ पर? ये जो सरकार टैक्स लेता है उससे पर्सनल बेनिफिट क्या करता है? वो करप्शन है, वो अलग बात है। ছাড়ি তো অন্য কিছু তো সব মোটামুটি, समझा नहीं। যদি ট্যাক্সের ফিলটা ছাড়ি তাহলে অন্য যা যা কিন্তু ম্যাক্সিমাম পার্সোনাল বেনিফিটের জন্যই করে। अच्छा, वो देख वो डिपेंड करता है, पर्सनल बेनिफिट का मैटर वो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, लेकिन पर्सनल बेनिफिट के ऊपर देश का जो मोरल है वो पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। ठीक है, अब कोई गलत मतलब एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए जो देश को गलत दिशा में लेके जा रहा है, वो अलग बात। अब उसको मैं क्या बोलूँ सर, उसको लेके बात करना चालू करूँ तो बहुत बात होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, देश का जो मोरालिटी है वो पर्सनल नहीं है, वो देश के हित में, और देश के हित में देश का जितना 140 करोड़ जनता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब जनता जब हाँ এগুলো বানানো, এগুলো থেকেই লুপ হোলস বার করে কেউ ঠিক না ঠিক কিছু বার করেই নেয়।
अब वो तो देखो करप्शन है, वो लोगों का करप्शन है, अब करप्शन में भी हम ही लोग साथ देते हैं ना। छोड़, आगे आते हैं। तो इसका क्या होगा, 4,80,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112। टैक्स लाइबिलिटी बताओ। कोई तो बताए मुझे क्या होगा। क्या होगा सर, 4,80,000। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर, आंसर बताओ। मिस्टर दिनेश, मिस्टर दिनेश। फॉर असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर 22, 23, 22, 23। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 21, 22। वेरी गुड। अब मुझे इतना बता दें, 11,500। 11,500। 11,500 क्या है सर, टैक्स लायबिलिटी बोल रहे। टैक्स लाइबिलिटी। ओके देखते हैं। 11,500 मुझे ऋषभ ने बताया। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 अगर किसी का आज के डेट में टैक्स टोटल इनकम है, ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 4,80,000, तो इसका टैक्स लाइबिलिटी कैसे होगा। सर इतना मुझे बता दो, अप टू 2.5 लाख तो नील है, ये तो आप लोगों को भी पता है ना? फिर नेक्स्ट स्लैब क्या है, ग्रेटर देन 2.5 टू 4.8 लाख। कितने का डिफरेंस हुआ, 2.5 लाख से 4,80,000 का डिफरेंस। दो पूरा लाख तीस 30। हजार इसके ऊपर 5%, 11,500। वेरी गुड सर, एट द रेट 5%। $4,80,000 থেকে 2.5 লাখ। $11,500 नॉर्मल वे में जाओ तो ऐसा ही जाना पड़ेगा, लेकिन सर इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, एक बार देखो तो क्वेश्चन में कुछ है क्या है बोलो तो। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112 के हिसाब से। आप लोगों को पता है सेक्शन 112 के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है। हाँ सर, मैं आप लोगों को बताया था ये वाला प्रोविजंस। कि जब कैपिटल गेन का अलग से आपको बता देता है, ये देखो 112 दिखाई दे रहा है सर। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें कितना टैक्स रेट होता है, 20। तो सर जब आपका कैपिटल गेन रहेगा ना, ऐसे तो ये कैपिटल गेन क्लास में डिस्कशन का मैटर है कि सर इसका टैक्स रेट कैसे यूज किया जाता है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। अब दे दिया बेसिक में क्या कर सकते हैं, लेकिन आप इतना देखिए ना कि सर 20% का टैक्स यहाँ पर लगता है। तो सर ये 20% का जो टैक्स है, ये 20% टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। सर टोटल जो आपका 4,80,000 है ना, इस 4,80,000 से आप सबसे पहले बेसिक लिमिट जो है उसको हटाओ। तो 4,80,000 से बेसिक लिमिट हटाने के बाद जो अमाउंट है वो आपका कैपिटल गेन का आएगा। ठीक है,
4,80,000 से 2.5 लाख लेस करने के बाद आपका कितना आया था, 2,30,000 ना। तो ये 2,30,000 पे 20% लगाओ सर, यही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन होगा। आप बात समझे सब? इसमें नॉर्मल स्लैब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये बता दिया कि ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सिंपल क्या होता है सर? इन सिंपल कोई एसेट आपने परचेज किया था, ठीक है, एसेट लाइक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग इतना बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द सेंस कोई जमीन था आपका, ठीक है, कोई शेयर था आपका जो 1 साल से ज़्यादा है। अगर कोई ज़मीन वगैरह है तो अगर वो 2 साल से ज़्यादा आपके पास है और उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हो तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही बता पाऊंगा आपको, अब ज़्यादा डिटेल्स का चर्चा तो कैपिटल गेन में ही कर पाऊंगा। किसी को अगर अभी जल्दी है कैपिटल गेन जानने का तो मेरे से कैपिटल गेन का क्लास लेके खुद से भी अलग से अभी पढ़ सकता है। बाद में जब मैं लाइव में आऊंगा तब मैं आपको लाइव में भी कैपिटल गेन का सारा डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ बोलो सर। লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন 20% আছে, কিন্তু ব্র্যাকেটে আবার আদার দেন লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন আলাদা করে লিখে দেখান। कौन सा? which one? স্যার প্রভিশন গুলো এটা এটা স্যার সেকশন 112। এটা বলছিস? এই তো 112। হ্যাঁ মানে আদার হ্যাঁ কিন্তু এটা 112 ए, 112 ए वो अलग है। ये भी मैं क्लास में डिस्कस किया था लास्ट वीक। 112 ए में क्या होता है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल का कुछ और है। जैसे इसमें इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इस तरह का कैपिटल गेन 112 ए में आता है जिसका रेट 10% होता है। और उसमें भी एक बात बोल देता है कि अगर 1 लाख से ज्यादा का हो तभी कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा, अप टू 1 लाख तक नो टैक्स। इसीलिए देख 10% ऑन एलटीसीजी ग्रेटर देन 1 लाख ये भी बता दिया। मतलब अगर तुम शेयर किसी कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म में सेल किया, ठीक है, 1 साल तुम्हारे पास रखा, 1 ईयर शेयर को होल्ड करके फिर सेल करना चाहते हो तो उस पर आपको 10% का टैक्स लगेगा, बट तभी लगेगा जब उसका टोटल वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो। या फिर अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या कोई बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, वो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बिजनेस ट्रस्ट पे फंड बनता है। तो इस तरह का एसेट्स अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करके फिर बेचते हो तो 10% का टैक्स लगेगा, बट 1 लाख से ज्यादा होने से लगेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा तो हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्वेश्चन मिला यहाँ पर। तो 4,80,000 में से सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से जो होता है वो पहले कैलकुलेट करो, बिकॉज आपका जो अमाउंट है इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले आप बेसिक लिमिट को हटा दो, ठीक है, 4,80,000 से बेसिक लिमिट हटाओ, बट बाकी में आप 20% लगाओ, अप टू 2.5 लाख तक नील वो आप, ठीक है, अप टू 2.5 लाख का जो जगह है वो आप ले सकते हो। मतलब इसमें ये वाला स्लैब काम नहीं करेगा, समझ गए सर? ठीक है, मैं गलत दिशा में चल रहा था फिर मुझे याद आ गया। तो अप टू 2.5 लाख तक नील है, इट्स ओके, बट 2.5 लाख के ऊपर मतलब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पर ऐसे करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको 112 याद करके करना चाहिए, बिकॉज ये 4,80,000 के अंदर कैपिटल गेन इनकम है, ठीक है। सो टैक्स एट द रेट 20% ऑफ 2,30,000। अब ये 2,30,000 कैसे आया? 4,80,000 माइनस 2,50,000, ठीक है। इसको लिखो बीइंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, बीइंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट, अनएग्जॉस्ट बेसिक लिमिट। तो 4,80,000 से 2.5 लाख चला गया तो 2,30,000 ही बचा, उस पे 20% कितना हो जाएगा? 46,000 ना। अब इसमें से आप रिबेट का जो हिसाब है वो करो, क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? 12,500 लेस करो रिबेट, सवाई के बोझा लो। क्या सबको समझ में आया? संपत, रोशनी, संपत बोल रहा था प्रॉब्लम हुआ है, संपत बोल। अच्छा कितना माइनस करेंगे? 12.5 करेंगे कि कितना करेंगे माइनस?
12.5। अरे 12, मतलब पूरा का पूरा 12.5 यहाँ पर हम माइनस, तो कितना 46 माइनस 12.5, 33,500। सर इसमें ऐड करो हेल्थ एंड एडुसेस, ये फिक्स्ड है 4%। बताओ कितना होगा? कितना? 1340 ऐड करके बताओ। 34,840, ठीक है। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। देखो थोड़ा अलग हो गया ना, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल गेन का अलग रेट आ गया, इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा सर। जब एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम करोगे आपको ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान भटका दुर्घटना घट जाएगा, है ना। अब नॉर्मल कर लेते तो ये इसको भी पूरा, इसका भी नील हो जाता, इसका भी नील हो जाता, इसको भी कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता पहले की तरह। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग नील कर दिए थे ना, ये वाला क्वेश्चन की तरह, इलस्ट्रेशन 6 की तरह, इसका भी वैसा ही हो जाता। लेकिन क्योंकि इसका कैपिटल गेन यहाँ पर छुपा हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी 100 सेक्शन 12 के हिसाब से है अंडर सेक्शन, तो उसमें 20% का टैक्स रेट आता है। तो 20% टैक्स रेट देने का सिस्टम आपको पता होना चाहिए, और वो आपने दिया, और फिर जाके आपका लायबिलिटी हुआ। ठीक, ठीक है सर। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन का बोलो। স্যার বলছি যে এই যে মানে ওরিয়েন্টেশনের প্রথম ক্লাসে যে একটা ম্যাম ছিল, ও ট্যাক্স কনসালটেন্ট, একটা ঘটনা বলছিল যে মানে একটা যে ওর ক্লায়েন্ট আছে, সে মানে ইনকাম ট্যাক্স বেশি দিয়েছিল তো রিটার্ন পেত, কিন্তু যেহেতু ওইখান থেকে কিছু গন্ডগোল হওয়াতে উল্টে বলে দিয়েছে যে তোমাদের আরো বেশি দিতে হবে। তো এবার কি করেছে সব ওই যে ম্যামটা আছে যে ট্যাক্স কনসাল্ট বলেছিল আমার সাথে মানে কনসাল্ট করতে, কিন্তু কিছু ছাড়াই করে দিয়েছে। এবার গন্ডগোল হয়ে গেছে, তখন বলছে যে ম্যামটাকে যে যে আপনি আপনি এবার দেখুন, আমি কিছু জানি না, আমি গন্ডগোল করে দিয়েছি। তো বলছে আপনাকে তো বলেছেন আমার সাথে কনসাল্ট করতে, তো তো বলছে যে এবার আমি কিছু জানি না। তো বলছি যে আগে ক্লায়েন্ট যদি নিজে গন্ডগোল করে তো সেটার দায় আমাদের थोड़ा। देखो क्लाइंट अगर खुद से कुछ प्रॉब्लम करता है तो उसका दाय नहीं आता, बट देखो एज ए कंसल्टेंट आपको मतलब ठंड दिमाग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे कि भाई वो प्रॉब्लम में ना आए, ये देखो, और उसका बेसिस में आप चार्जेस भी तो उनसे लोगे, ठीक है। बट हाँ, अगर देखो क्लाइंट अगर खुद से कुछ प्रॉब्लम कर देता है, बात नहीं मानता है, और उसका एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन आ जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी कंसल्टेंट पे डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, कभी भी डायरेक्टली नहीं आता। बट हाँ, अगर क्लाइंट उसको प्रॉपरली उसका जो भी होना था वो नहीं दे पाया, ठीक है, मतलब एक्सपर्ट जो है, एडवाइजर अगर गलती से कुछ कर दिया, तो इन दैट केस क्लाइंट बोल ही सकता है कि भाई आपके कारण मेरा एक्स्ट्रा टैक्स चला गया, मेरे को अभी बेनिफिट दे सकते थे, नहीं दिया, ठीक है। लेकिन गलती अगर क्लाइंट खुद किया है, खुद ज्यादा दिमाग लगाया, तब तो इसमें एक्सपर्ट का क्या प्रॉब्लम, गलती है। হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। তারপরেও ঠিক করেছিল তারপরে পরে, মানে তারপরে ওই যে মানে যে ট্যাক্স কনসালটেন্ট ওই ম্যামটা পরে বললো ঠিক আছে আমি দেখছি, নিয়ে এরপরে ঠিক। एग्जैक्टली सर, क्या होता है ना, पहले 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 क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मल टाइम पे इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स है वो पहले देखता है कि पैसा बचाने का चक्कर में फंस जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि क्योंकि एडवाइजर के पास जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, है ना, वो अपना चार्जेस लेगा, ऊपर से टैक्स फाइलिंग का चार्जेस लेगा। अब बात समझो, ठीक है। आप जब एडवाइजरी के पास जाओगे, जैसे यहाँ पर देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। अगर आप रिटर्न फाइलिंग के साइड में जाओगे ना, तो वहां पर दिखता है, अगर ई पोर्टल में जाके अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर कहीं पर मिल जाता है, बट कहीं कई बार इतना स्लो काम करता है, ठीक है। उसमें ना चार्टर्ड का भी असाइन करने का एक जगह देता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर लॉगिन करोगे ना अपने लॉगिन से, ठीक है, लॉगिन नॉर्मली आपका पैन होता है, ठीक है, और पासवर्ड क्रिएट करके आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ बता के रखता है। अब मानो कि आपने लॉगिन किया, अब आपका कोई चार्टर्ड है वो आपके बिहाफ में करता है, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पर होता है, ठीक है।
ये देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख रहे हैं साहब, ठीक है, टैक्स प्रोफेशनल्स एंड अदर्स, ठीक है। तो जो भी काम करता है, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, कोई टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर है, तो उनका डिटेल्स यहाँ पर होता है, ठीक है। तो वो सब भी डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा, मतलब जो एज ए प्रैक्टिशनर जो काम करते हैं उनका डिटेल्स भी होता है, और उसके थ्रू से भी वो भी ई फाइलिंग में रजिस्टर करके क्लाइंट के बिहाफ में काम कर पाते हैं। तो ये सब डिटेल्स होता है। अब अगर उसके डिटेल्स के थ्रू से हुआ है तो फिर जो एडवाइजर है तब तो उसके ऊपर ही आएगा। लेकिन क्या है, मैक्सिमम टाइम क्लाइंट चाहता है कि भाई मैं अपना पैसा बचा लूंगा, क्यों फालतू में एडवाइजरी चार्ज दूंगा, ठीक है। अब बाद में क्या होता है ना, नहले पे दहला हो जाता है, तब वो आते हैं कि भाई ये गड़बड़ हुआ, समझ रहे हैं। अब गड़बड़ होगा तभी तो आपके पास आएगा, नॉर्मल में होगा तो क्यों आएगा आपके पास, ठीक है। না মানে এমন গন্ডগোল করে দিল যে আর কিছু করার নেই, সেখান থেকে যদি এবার এসে বলে যে আমি কিছু জানি না, अब अब ऑन दैट टाइम तो कुछ ज्यादा ठीक नहीं कर पाएगा, पर नेक्स्ट टाइम से गलती ना हो उसके लिए कंसल्टिंग रहेगा। समझ रहे हैं सर। হ্যাঁ স্যার। देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ पर देके रखा, ठीक है। क्वेश्चन भी है और साथ में आंसर्स भी है। कुछ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस भी है, जैसे हु इज एन एसएससी, सिंपल सेक्शन वाइज कैसे इसका जवाब देना है, ठीक है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है ना, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन के साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि एसएससी कौन है, उसके बारे में सेक्शंस में क्या बोला है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है सेक्शन क्वेश्चन 2 में, स्टेट एनी 4 इंस्टेंसेस वेयर द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एसेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस के हिसाब से आपको पूछ रहे हैं, ये थोड़ा हटके सवाल है सर, है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन सर थ्योरी नहीं है, आपको जानना होगा रूल। तो बोलते हैं कि स्टेट एनी 4 इंस्टेंसेस, कुछ ऐसे 4 घटनाएं बताओ वेयर द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एसेसेबल इन द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही एसेस किया जाता है इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर। नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर 21-22 का असेसमेंट होगा 22-23 में, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होता है जब प्रीवियस ईयर का असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही होगा, ठीक है। तो ऐसे 4, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। স্যার ওই জাহাজ থাকে তারা বাইরে বাইরে ম্যাক্সিমাম টাইম থাকে, তাদের নিয়ে নেয় টিটি। Yes sir, very good, ठीक है। The income of an assessee for a previous year is charged to income tax in assessment year following the previous year. However, in a few cases, the income is taxed in the previous year in which it is earned. These exceptions have been made to protect the interest of revenue. इसलिए बनाया जाता है ताकि सरकार को जल्दी रेवेन्यू मिले, ठीक है। बिकॉज सरकार का तो अर्निंग यही है ना, गवर्नमेंट का अर्निंग तो यही है। देखो सर, गवर्नमेंट का अर्निंग इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर, हाँ बोलो। বাইরের যারা খেলতে টেলতে আসে তাদের মানে ফরেন থেকে যেমন আইপিএল ওদেরও তো নিয়ে নেয়। ये सर बेसिकली जैसे आईपीएल प्लेयर्स वगैरह उनका भी एडवांस टैक्स ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार अपना रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पहले पे टैक्स ले लेता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स का असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही कर लेता है, असेसमेंट ईयर के लिए वेट नहीं करता, ठीक है। बिकॉज सरकार को इस मैटर पे ना अच्छा टैक्स सिस्टम बनाने का जरूरत है। जैसे यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन मतलब एग्जाम्पल्स है, देखो सर, जहाँ पर शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय नॉन रेसिडेंट, ठीक है, किसी बाहर वाले का शिप इंडिया में आया है, कैरीज पैसेंजर्स लाइफ स्टॉक्स मेल और गुड्स, चिट्ठी लाया, लाइफ स्टॉक्स लाया, ठीक है, मतलब वो होता है ना सर बकरी वगैरह जो भी, मतलब बेसिकली जो एनिमल फूड्स वगैरह जो लाइफ स्टॉक्स में आते हैं, ठीक है, वो बाद में फूड हो जाता है, पहले लाइव ही आता है, ठीक है। Shipped at a port in India, the ship is allowed to leave the port only when the tax has been paid or satisfactory arrangement has been made for payment thereof, ठीक है। टैक्स देगा फिर जाके सामान लेके जाएगा। 7.5% of the freight paid or payable to the owner of the charter or to any person on his behalf whether in India, ठीक है, चाहे इंडिया के हो या फिर outside India हो, on account of such carriage is deemed to his income which is charged to tax in the same year in which it is earned। और वो जो इनकम है वो उसी साल में टैक्सेबिलिटी के लिए आएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रीवियस ईयर में अगर 21-22 में हुआ है तो 21-22 में ही असेस किया जाए। हेलो, हाँ बोलो सर बोलो। মানে আগে টাকা দাও তারপর নিজের দেশে যায়। हाँ मतलब असेसमेंट उसी ईयर में होगा, बिकॉज तभी जाके, ऐसे तो पहले पेमेंट करो फिर, अब देखो बाहर कौन ढूंढने जाएगा फिर बाद में उनको, ठीक है। और ऊपर से जिनका इनकम हुआ है, ठीक है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में जो भी एसएससी है जिसका इनकम हुआ है तो उसका असेसमेंट उसी ईयर में किया जाएगा, ठीक है, तभी जाके वो पोर्ट भी छोड़ सकता है, नहीं तो कहाँ ढूंढने जाएगा भाई।
इंटरनेशनल पुलिस बुला के। Where it appears the assessing officer that any individual may leave India, अगर assessing officer को लगता है कि कोई individual India छोड़ के जा रहा है during current assessment year or shortly after its expiry and he has no present intention of returning to India, भारत में वापस आने का कोई intention नहीं है, the total income of such individual for the period from the expiry of the respective previous year up to the probable date of his departure, मतलब इससे पहले ईयर का कोई भी इनकम अगर है और जिस दिन वो इंडिया छोड़ रहा है उस दिन तक का जितना इनकम है, अगर कुछ भी पेंडिंग है सारा क्लियर करके फिर भारत के बाहर जहां जाना है जाओ। ठीक है, समझ गए सर? এসএসসি যে মানে স্যার हाँ हाँ বলছি এসএসসি যে পরে ইন্ডিয়াতে আসা ইন্টারেস্ট নাই সেই ইন্টেনশনটা কি করে বুঝিয়ে কি করে? अरे सर वो वीजा लेके जाता है ना, वीजा में पता चलता है ना वो कहाँ जा रहा है और कितना दिन के लिए वीजा है उसका। ও আচ্ছা, তো ওইটা দিতে হয় নাকি ইনকাম ট্যাক্সে? हाँ, आप जब इंडिया छोड़ के जाओगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का डेटा चेक करके तभी जाएगा वो, वीजा वीजा ऑफिस में ही सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंडिया छोड़ने का इंटेंशन नहीं है तो वो तो वहीं पर पता चल जाएगा कि कितना दिन का वीजा लेके जा रहे हैं आप। जॉब वीजा अलग टाइप के होते हैं वो भी पता चल जाता है, सब पता चल जाता है ना सर वीजा में। If an AOP or BOI etc. is formed or established for a particular event or purpose and the assessing officer apprehend that the AOP BOI is likely to be dissolved in same year, अगर AOP BOI मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब एक संगठन टाइप का आप ऐसे बोल सकते हो, इट्स लाइक अ संगठन। ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा कमेटी या फिर कोई क्लब टाइप्स, ठीक है, बना है बट जिस साल बना है उसी साल खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म एक ग्रुपिंग। ठीक है, तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिन तक टिकेगा नहीं तो वो सेम ईयर में ही उसका असेसमेंट कर देगा। ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एज इनकम ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए बनता है एओपी या बीओआई के टाइप में। ठीक है, तो फिर वो अगर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर उसी साल में उसका असेसमेंट कर लो और टैक्स लेके घर जाओ। ठीक है, फिर बंद करो चालू रखो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये असेसिंग ऑफिसर को पता होना चाहिए कि उसका नॉलेज पे डिपेंड करता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए आया है कि लॉन्ग टर्म रहेगा, वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। जहां भी डाउट होगा वो असेसमेंट उसी साल कर लेगा, एडवांस टैक्स में डाल देगा, सिंपल बात है। During the current assessment year, if it appears the assessing officer that a person is likely to charge, sell, transfer, dispose of, or otherwise part with any of his assets to avoid payment of any liability under this act, the total income of such person of the period from the expiry of the previous year to the date when the assessing officer commences proceedings under this section is chargeable to tax in that assessment year. यहाँ पर बेसिकली अगर कोई इंसान कोई भी चीज सेल कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज अपने एसेट्स वगैरह सेल कर रहा है, the person is likely to charge, sell, transfer, dispose of, otherwise part with any of his assets to avoid payment of any liability under this act. ठीक है, अगर कुछ भी लाइबिलिटी वो छुपाना चाहता है, ठीक है, इनकम टैक्स का, ठीक है, and the total income of such person for the period from the expiry of the previous year, मतलब जब भी कोई बेसिकली टैक्स चोरी करने का सोचेगा और अगर कोई एसेट्स वगैरह सेल भी कर रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नहीं छोड़ेगा। और 5th पॉइंट भी देख लो, 4 पूछा था, 5 है यहाँ पर। Where any business or profession is discontinued, अगर कोई बिजनेस बंद होने के कगार में है या डिसकंटिन्यू हो रहा है in any assessment year, the income of the period from the expiry of the previous year up to the date of such discontinuance, तो उसको भी असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, भाई टैक्स वगैरह क्लियर करके फिर बिजनेस बंद करके जहां जाना है जाओ। ठीक है, रोकने कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है सर जहां पर आपको इंटेलेक्चुअलिटी का भी, प्रोविजंस का भी नॉलेज देना पड़ेगा और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे हम लोग करके आए हैं ऐसा भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर दे के रखा। मैं क्वेश्चन सेट आपको बेसिक्स का शेयर करता हूँ, आप लोग जरूर घर पे करें। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पर 111A कैपिटल गेन का या 112A कैपिटल गेन का, 112 ये सब का भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मस्ट पहले खुद ट्राई करें, नहीं होता है फिर आंसर चेक करें। ठीक है, आंसर भी गिवन है। सो अगर कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछे, ये होमवर्क रहेगा कल के लिए। ठीक है, आप लोग मस्ट ट्राई सर, अगर नहीं होगा तो कल के क्लास में मुझे पूछिएगा, मैं सॉल्व करके दूंगा और कल मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, ओके, ठीक है सर, चलो इंडिया भी बताऊंगा, इंडिया भी बताऊंगा, रेसिडेंशियल स्टेटस भी बताऊंगा। ठीक है, चलो टाटा। फिर कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज टाटा।
রশনি একটু ওয়েট করে যাবি, হ্যাঁ বাই স্যার। আছিস? ওকে बाय सर। ওকে